अल्लाह के फजल करम से आज पत्रकार परिषद लेने का मौका मिल रहा है। ये अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सुन लो, अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। सूरे आरत, सूझ समझकर जिंदगी गुजारो, क्योंकि जो आज धरती के ऊपर धरती के ऊपर करोगे, कल मिट्टी के नीचे उसका हिसाब देना होगा। आने वाली किससे टाली जाएगी, जान ठहरेगी जाने वाली जाएगी, रूह रग रग से निकल जाएगी, एक दिन खाक तुझ पर डाली जाएगी। हमने कुरान को नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया, तो है कोई नसीहत हासिल करने वाला। सूरह कमर। अपने रब को हमेशा हमें अपने रब का हमेशा शुक्रगुजार रहो और अपने फैसले अल्लाह ताला को सौंप दो, और तुम हर फिक्र से आज़ाद हो जाओ। हम हर 2 महीने को जो मोर्चा निकाल के ये करते हैं, तो इस मरतबा हमको परमिशन वो नहीं मिली मोर्चे की, इसलिए हम खाली निवेदन दिए हैं। निवेदन देके उसके आगे का जो पत्रकार परिषद लेने का वो अब ये जारी है समझो। भारत सरकार पंतप्रधान और संरक्षण मंत्री अमित शाह, इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि हमेशा के लिए हमारे 3 मुद्दे हैं। जो भारत देशामध्ये हिंदू बंधू आपला भारत देश सोडून परदेशात जात आहेत, हे रोखण्यात यावे। भारत देशामध्ये मोठ्या प्रमाणात गोहत्या गोवंश हत्या होत आहे, हे थांबवावे। भारत देशातील मोठे बूचडखाने कत्तल बंद करण्यात यावे। भारत देशातील शेतकरी मोठ्या प्रमाणात आत्महत्या करीत आहेत। या महाराष्ट्र राज्यात मराठवाड्यात प्रमाण मोठे आहे, हे रोखण्यासाठी शासनाने काम करावे। एक कर्नाटक सरकार जो है एक बड़ा फैसला लिए है कि स्कूल और कॉलेजों में हिजाब इसके ऊपर पहले पाबंदी लगाई गई थी बीजेपी सरकार की तरफ से। वो अब ये सरकार जो है वो पाबंदी हटा दी गई, इसलिए वो हम उस सरकार के हम शुक्रिया अदा करते हैं। उसके बाद में हमारा मेन काम हमारा वक्फ का है। तो हैदराबाद के अंदर एक वक्फ की पैरवी करने वाले वकील है, वो वकील की परसों मार के हत्या कर दी गई, और उनका नाम है एडवोकेट ख्वाजा मोइनुद्दीन। ये 23 मई को हो गया है। तो इसका भी मैं निषेध करता हूँ कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए कि वो जो है कौम के इसके लिए काम कर रहे थे। अब दूसरी बात यह है कि भारत देश को मुसलमानों ने आज़ाद किया है। भारत देश की आज़ादी के लिए मुस्लिम मौलवी मौलाना 51,000 इनको फांसी दी गई है। देश की आज़ादी के लिए हम सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है, इसलिए भारत देश मुसलमानों का है। देश के पंतप्रधान मोदी साहब और देश के विरोधी पक्ष नेता जो है राहुल गांधी साहब, और उसके बाद हमारे समाज के लिए लड़ने वाले जो है अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब और अबू आजमी साहब, और इधर दीगर नेते। आपल्या देशाचे पंतप्रधान मोदी साहेब आहेत, यांनी सांगितले की देश जे आहे संकटात आहे। हमारा देश संकट में रहने की वजह से उन्होंने क्या बोले हैं कि हमारे संकट में रहने की वजह से पेट्रोल कम इस्तेमाल करो। तो मैं मोदी साहब का ये जो सवाल है, इसको हम पेट्रोल कम ये करो मैं मान लेता हूँ। उसके बाद में डीजल भी कम इस्तेमाल करो बोल रहे, वो भी मैं मान लेता हूँ। गैस भी जो है कम इस्तेमाल करो बोल रहे, वो भी हम मान लेते। फिर देश के बाहर जो जाने का है बोल रहे, वो भी हम मान लेते। सोना 1 साल तक मत खरीदो, वो भी हम मान लेते हैं। शादी छोटी करो, वो भी हम मान लेते हैं। लेकिन उसमें एक बात जो ये कही है मोदी साहब ने कि मोदी साहब ने एक बात ये कही है कि शेतकरियों के लिए खत इस्तेमाल कम करो। तो ये होने वाला नहीं है, ये बात को हम मानने वाले नहीं। क्यों नहीं मानने वाले कि आप भी मैं जैसा बताया कि देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर शेतकरियों के बहुत बड़े पैमाने पे आत्महत्या हो रहे हैं। तो अगर शेतकरी को कम मिलेगा तो उत्पन्न कम होगा और शेतकरी के जो आत्महत्या है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे।
इसलिए हम ये सवाल मोदी साहब का हम मानने वाले नहीं है। उसके बाद में हमारा, जब मोदी साहब ये बोल रहे तो हम मोदी साहब का ये मान लेते हैं। तो हमारा मोदी साहब को मेरी एक रिक्वेस्ट है, और मैं ये जो हमारे पलकल के इसमें निवेदन भी दिया हूं मैं कि केंद्र शासन और राज्य शासन, केंद्र शासन और राज्य शासन, ये दोनों कर्मचारियों का जो है अब जो आने वाला जो है 8वां वेतन आने वाला है। तो अब जो देश जो है आर्थिक इसमें है, संकट में है, ये हमारे देश के प्रधान और सभी लोग बता रहे हैं। तो इस वजह से 8वां जो वेतन आयोग है बिल्कुल नहीं लागू करना। हमारे केंद्र के कर्मचारी और राज्य के कर्मचारी, इनके लिए देश संकट में है ना, ये जो है 8वां वेतन आयोग बिल्कुल लागू नहीं करना, इसको खत्म कर देना वेतन ये लागू करने के लिए, ऐसी मांगनी हमारी नहीं। और दूसरी बात यह है कि हमारे भारत देश के ऊपर 250 लाख करोड़ रुपए कर्ज में है हमारा भारत देश, ये जो है तज्ञों के आंकड़े हैं। तो ये जो है मोदी सरकार को भी सोचना है कि ये जो कर्ज है, कर्ज भी फेरना चाहिए, और ये जो है दूसरे भी चीजें हैं, देश के सारे चीजें चलाना है। तो हम जो है कुछ बातों से हम सहमत हैं, और ये जो है ये दो बातें हमारे मोदी साहब को मानना है। दूसरी बात संजय सिंह जो साहब ने एक बताया है, क्या वो सही है झूठ है क्या है, ये है, इसमें बता रहे उन्होंने रेलवे, स्टील, तेल, कोलसा, गैस, बंदरे, विमानतळ और हमारा डाटा, ये स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच मोदीने देशाचे 1,14,000 कोटी रुपयाचे सोने विकले आहे। देशाची आर्थिक स्थिती अत्यंत गंभीर आहे। मोदीजी तर काय झोळा घेऊन निघून जातील, पण तुमसे काय, ये ऐसा संजय सिंह है, ये बता रहे हैं। अब दूसरी बात ये है कि हम जो है 1 साल से हम मोदी साहब को निवेदन दे रहे हैं कि देश के अंदर, महाराष्ट्र राज्यातील वो देश के अंदर जो बड़े बड़े जो बुचड़खाने हैं, जो जानवर कत्ल खान जो ये करते, जो बड़े हैं, वो पूरे बंद कर दो। ये बार बार मांगनी है हमारे, आज तक 6 से 7 निवेदन गए हुए हैं। तो ये मांगने को लेके जो है वो मोदी सरकार सीरियसली लेके जो बड़े बड़े जो देश के बुचड़खाने हैं, वो बुचड़खाने बंद करना चाहिए। और दूसरी बात ये है कि जितने देश के जो बड़े बड़े जो बुचड़खाने हैं, उनके नाम हम नहीं बताए थे अभी तक, लेकिन अब मैं आज नाम बता रहा हूँ कि अल कबीर लिमिटेड, इसका मालिक है सतीश संबरवाल। अरेबियन एक्सपोर्ट, इसका ये दूसरा है, इसका नाम है सुनील कपूर चलाने वाला। MKR एक्सपोर्ट, मदन एवट ये चलाने वाला है। अल नूर एक्सपोर्ट, सुनील सूद ये चलाने वाला है। और AOC एक्सपोर्ट, OP अरोड़ा चलाने वाला है। स्टैंडर्ड प्रोजन लिमिटेड, कमल वर्मा। पाने प्रोडक्ट्स, यस सस्ती कुमार। अश्विनी एग्रो, के राजेंद्र इन्हों चला रहे। फिर हिंद एग्रो लिमिटेड, सिराजुद्दीन कुरैशी। केयर एक्सपोर्ट LTD, मोहम्मद रफी। मीरा एक्सपोर्ट, एशिया अहमद कुरैशी। और ईरानी बीफ लिमिटेड, नितिन शर्मा। तो ये जो है बड़े बड़े जो ये बूचड़खाने के जो मालिक हैं, इनके सारे जो ये बूचड़खाने बंद करने के बाद में देश में जो है इसके वजह से गो हत्या का प्रमाण कम हो जाएगा। और हमारे अब हमारी सरकार बोल रही है और ये भी बोल रही है कि गो हत्या बहुत हो रही है, लेकिन हमारा देश का जो बीफ एक्सपोर्ट करने का जो ये है, वो हमारा भारत ऐसा अनेक तज्ञों का है। और पीछे में हमारे देश के प्रधान मोदी साहब भी बोले हैं कि हमारा नंबर 1 पे ये देश है बीफ बाहर सप्लाई करने वाला। तो ये सारे चीजें बंद होना चाहिए। जो हमारे निवेदन दिए हैं, वो निवेदन का असर बोल के क्या, भोपाल के अंदर कुछ दिन पहले 25 टन गोमांस पकड़ा गया है, और ये स्लैटर हाउस सील भी कर दिया है। ये एक हमारी कामयाबी है। इसमें गोमांस था, इसकी जांच में साबित हो गया, और इसकी कार्रवाई करने वाले पुलिस वालों का हम अभिनंदन करते हैं। उसके बाद में हमारे जिले के अंदर काटे पिंपड़गांव तालुका गंगापुर, इसके अंदर हमारी एक मस्जिद है, मस्जिद के अंदर पुतला बिठाया हुआ है। इसके लिए भी 1 साल से हम निवेदन देके हम इनको बार बार ये बता रहे हैं कि वो मस्जिद के अंदर जो पुतला बिठाए हैं उसको निकाल दो। तो ये निकालने को तैयार नहीं है। नहीं, अगर अभी हम कुछ ये करेंगे, नहीं तो हमको मजबूरन इसके ऊपर बड़ा आंदोलन ठहरा करना पड़ेगा। अब हमारे जो है
यहाँ के जो ग्रामीण के एसपी हैं उनका एक पेपर में स्टेटमेंट आया था। ये पेपर की कटिंग है, ये क्या है बताता हूं मैं। ये है, महापुरुषांचे पुतळे उभारताना रीतसर परवानगी बंधनकारक, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राठौर साहब बताए हैं कि छत्रपति संभाजीनगर ग्रामीण चे पोलीस अधीक्षक विनय कुमार राठौर यांनी फुलंब्री पोलीस ठाणे की वार्षिक तपासणी के वक्त हे कामकाज के होते। तसेच महापुरुषांचे पुतळे उभारताना रीतसर परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट केले। उन्होंने बोल रहे कि परवानगी लेके बिठाओ, लेकिन हम जो पुतले की बात कर रहे हैं वो परवानगी नहीं है उसकी। हमारे पास पुलिस का रिपोर्ट आया हुआ है, उसके बाद में वो जगह है, वो जगह भी उनकी नहीं है। इतने रहने के बाद भी ये जो है बिल्कुल ये पुतला नहीं उठा रहे हैं। तो जल्दी से चला हमारी मांगनी है कि ये जल्दी से जल्द पुतला वहां से हटा देना चाहिए। उसके बाद में हमारे वक्फ न्यायाधिकरण जिसके अंदर वक्फ बोर्ड के मैटर्स चलते हैं, तो इसके अंदर एक जज की जगह खाली हो गई है। ये बहुत दिन से हम मांगनी कर रहे हैं ताकि लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिलना, इसलिए हम ये तीसरे जज की है जल्दी से जल्दी नियुक्ति करना, और ये नियुक्ति करके वो वहां पे जल्दी न्याय लोगों को मिल जाएगा। इसके बाद में अब ये जो है, मैं अब जो हमारे महाराष्ट्र राज्य सरकार की मैं रिपोर्ट और आंकड़ेवारी ये बता रहा हूं मैं कि 219च्या नॅशनल क्राईम ब्युरो अहवालातील आकडेवारी महाराष्ट्र शासनाची आहे। शर्मेने मान खाली झुकाव लागणारी आहे। त्यात मुली महिला 2299 एवढ्या मोठ्या संख्येने बलात्काराच्या गुन्ह्याची नोंद झाली। विनयभंग 10,472, तर बलात्कार आणि खुनाच्या 47 गुन्ह्याची नोंद झाली। लैंगिक अत्याचार पासून लहान मुलाचे संरक्षण करणाऱ्या पोस्को कायद्याअंतर्गत नोंदवण्यात आलेले गुन्ह्याचे प्रमाण महाराष्ट्रात जास्त आहेत। 2026 जो है उसके अंदर पहले 4 महीनों के अंदर जो गुन्हे घडे, पहिल्या 4 महिन्यात राज्यात 3297 मुली वाचण्याच्या बळी ठरल्या आहेत। दररोज किमान महाराष्ट्रामध्ये 27 मुली याच्या नरधामाच्या वाचण्याचे बळी पड़त आहेत। 53 मिनट के अंदर एक जो है इस महिला के ऊपर अत्याचार होता है। ये हमारे शासन का ये आ रहा है। अब गए साल जो है पोस्को कायदे के अंदर एक साल के अंदर 10,131 गुने दाखिल हो गए और राज्य के अंदर 94% खटले जो है प्रलंबित चल रहे हैं। राज्यात 94% प्रलंबित है। गृह मंत्री मुख्यमंत्री उन्हीं हैं। स्वतः फडणवीस यांनी 25 के विधिमंडल के अंदर जो आंकड़ेवारी वो दिए है वो तो भयानक ये है कि पूरे राज्य को हदरने वाली ये है। भयावर राज्याला हदरावून सोडणारी आहे। त्यानुसार राज्यात 48,278 महिला तर 12,113 अल्पवयीन मुली बेपत्ता आहेत। त्यापैकी 36,581 महिला तर 10,295 अल्पवयीन मुली आजही बेपत्ता आहेत। त्यांचा अद्याप शोध लागलेला नाही। फडणवीस यांनी सदर आकडेवारीनुसार वर्षात 1,17,000हून अधिक मुली व महिला बेपत्ता झालेल्या आहेत। मुख्यमंत्री फडणवीस आणि सर्व मंत्र्यांना माझी विनंती आहे की हे सर्व मुली आणि महिला आहेत यांना जे आहेत शोधून त्यांच्या घरी सुखरूप त्यांना पोहोचवण्याचे काम करण्यात यावे। त्याचप्रमाणे हे आपल्या राज्याचे नितेश राणे जे मंत्री आहेत आणि आपल्या जिल्ह्याचे जे पालकमंत्री आहेत संजय शिरसाट साहेब यांनी अनेक प्रश्न म्हणजे घेतलेले आहेत। त्यामध्ये आपल्या एक इथं जे घटना जे हे झाली ती निदा खान घटना तर हे निदा तर एक आहे। आम्ही निदाच्या फेवर मध्ये नाही। निदाने जे कायदा ठरवल त्यांना जे शिक्षा देईल ते कायदा देईल त्यांना हे करण। पण आमच्या महाराष्ट्रामध्ये आता जे आकडेवारी दिलेले आहे ते महाराष्ट्र सरकारची आकडेवारी आहे। तुम्ही मंत्री आहात तर हे जे महिलांना हे शोधून तुम्हाला पाठवण्याचं काम हे तुमचं आहे। नितेश राणे आणि आमच्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री संजय शिरसाट यांचं आहे। त्याचप्रमाणे जे किरीट सोमय्या आहेत आणि ते नवनीत राणा जे आहेत
यांनी नेहमी स्त्रियाच्या बाबतीत किंवा मुस्लिम स्त्रिया किंवा इतर स्त्रियांच्या बाबतीत जे आपण आपुलकी किंवा हे दाखवत आहेत, तर त्यांना मी सांगतो की आमच्या महाराष्ट्रामध्ये एवढ्या मोठ्या प्रमाणात जे हे झालेलं आहे, हे स्त्रियावर अत्याचार झाले, ते बेपत्ता झालेले आहेत, त्यांचा शोध घेऊन त्यांनी जे आहे यांच्या सुखरूप त्यांच्या घरी पोहोचवावे. आणि एक घटना परवाच 2-4 दिवस अगोदर घडलेली आहे. ही एक कोल्हापूरची घटना हे आहे की कोल्हापूरच्या या घटनेमध्ये जे आहे कोल्हापुरात असलीच व्हिडिओ तयार केले आहेत. 8 महिन्यापासून त्या तरुणीला ते अत्याचार केलेले आहेत. आदित्य शेळके, रणजित मुधोळकर, प्रवीण गिरी पालकर आणि विक्रम पाटील हे चौघावर पोलिसांनी अटक केलेली आहे. त्यांच्यावर ही कारवाई झालेली आहे. तर आज अनेक संघटना ह्याच्यामध्ये असं सांगितलेले आहेत की कुठं जे नेहमी स्त्रियाच्या बाबतीत जे आवाज उठवत आहेत ते लोक कुठे गेलेत असं त्यांचं म्हणणं आहे. तर आमचंही त्याच्यात ते म्हणणं आहे. दुसरं जो हम ये किए थे, मैं परसों जो विधान परिषद के जो इलेक्शन हो रहे थे उस इलेक्शन के अंदर मैं कांग्रेस को जो है हमारे मुस्लिम समाज के लिए 2 जगह मांगा था. तो कांग्रेस वाले हमको 2 जगह नहीं दिए. मुस्लिम समाज काँग्रेसच्या पाठीमागे खंबीर उभा आहे. काँग्रेस समाजाने मुस्लिम समाजाच्या पाठीशी आहे, म्हणून मुस्लिम समाजाची उपेक्षा करायची नाही. या समाजाला न्याय व प्रत्येक ठिकाणी निवडणूकमध्ये संधी दिली पाहिजे. काँग्रेसचा उमेदवार निवडून येईल न येईल तो भाग वेगळी आहे, पण तुम्ही उमेदवार आमच्या समाजाला उमेदवारी द्या, संधी द्या, त्याच्यासाठी काम करा, निवडून आणण्यासाठी तुम्ही प्रयत्न करा. यासाठी 2 जागा मागितलेले होते, ते 2 जागा तुम्ही दिले नाही. तर मला काँग्रेस पक्षाला काँग्रेस पक्षाने विधान परिषद 26च्या निवडणुकीमध्ये मुस्लिम समाजाला उमेदवारी का दिली नाही, हे माझं काँग्रेसच्या आमच्या महाराष्ट्र राज्याच्या कार्यकारिणीला माझा प्रश्न आहे. याच्याबद्दल तुम्ही खुलासा करून आमच्या समाजाला सांगण्यात यावे. संपूर्ण महाराष्ट्रात नगर परिषद, महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये निवडून गेलेले नगरसेवक जे आहेत, संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये यांची जर मोजणी केल्यास सर्वात मोठी जे नगरसेवक निघतील ते मुस्लिम समाजाचे निघतील. नंबर 1 वर मुस्लिम समाज याच्या नंबर 1 वर येईल. एवढी परिस्थिती असताना सुद्धा काँग्रेस पक्षाने मुस्लिम समाजाला उमेदवारी दिलेली नाही. मी आणि मुस्लिम समाज सुद्धा समाजवादी विचारसरणीचे असल्यामुळे, आमच्या देशाची घटना सुद्धा समाजवादी विचारसरणीची असल्यामुळे विधान परिषद निवडणुकीत 2026च्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शरद पवारचे राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि उद्धव सेना यांचे जे उमेदवार आहेत, यांच्या उमेदवारांना आणि प्रकाश आंबेडकर साहेब यांचा एक उमेदवार आहे, यांना आम्हाला पाठिंबा हे करायचं. त्याचप्रमाणे मी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री साहेब यांना मनपूर्वक आभार मानतो, कारण हिंगोली परभणी विधान परिषद निवडणूक मध्ये त्यांनी मी याच ठिकाणी काँग्रेसला तिकीट द्या म्हणून सांगितलं होतं, तर त्यांनी न देता शिंदे साहेबांनी या ठिकाणी आमच्या मुस्लिम समाजाला सईद खान यांना निवडणुकी ह्याच्यामध्ये विधान परिषदेमध्ये उमेदवारी दिलेल्या आहेत. म्हणून मी त्यांचा आभार मानतो आणि आभार मानून शिंदे साहेबाचे या जे निवडणूक आहे, या निवडणुकीमध्ये त्यांचे 2 उमेदवार आहेत. ते सर्वच उमेदवारांना मी पाठिंबा दिलेले मी हे 1 मिनिटात यादी वाचून दाखवतो. सोलापूर मधून वसंतराव देशमुख, शरद पवार यांचा आमचा पाठिंबा त्यांना, आणि जळगाव मधून शरद तायडे उद्धव सेनेचे आहेत. सांगली मधून शरद पवार यांचे अभयसिंग जगताप, नांदेड मधून कृष्णा आष्टीकर, भंडारा गोंदिया त्याच्यामुळे नरेश ईश्वरकर, नाशिक मधून नरेंद्र दराडे, अमरावती मधून विश्वकर्मा हे वंचित, हे प्रकाश आंबेडकर यांचे आहेत. प्रकाश आंबेडकर परवा एक समाजासाठी आम्हाला एक चांगला मुस्लिम समाजाला मंत्र दिलेला आहे. त्यांनी म्हणले मुस्लिम समाजाने सध्या जे आहे जागोजागी तुम्ही मस्जिद परिचय, मदरसा परिचय घेऊन लोकांना बोलून तुम्ही त्यांना परिचय करून द्या, म्हणजे समाजातील तेढ हे संपल. मी आभार मानतो ते प्रकाश आंबेडकर साहेबचे, त्यांनी चांगली हे दिले, म्हणून त्यांचं जे अमरावतीचा उमेदवार आहे त्यांना आमचं पाठिंबा आहे. उस्मानाबाद आणि लातूर मधून महेश देशमुख, हिंगोली आणि परभणी मधून सईद खान जे आहेत
यांना आमचं हे आहे, पाठिंबा आहे त्यांना. आणि औरंगाबाद येथे जो आमचे आहे उद्धव सेनेचे गणेश लोखंडे आणि नागपूरमधून अतुल लोंढे या सर्व उमेदवारांना आमचं आणि समाजाचं सर्व जे मतदार आहेत त्यांनी यांना हे मतदान करावं अशी माझी विनंती राहील आणि त्यांना बहुमताने निवडून आणलं पाहिजे. और हमारा जो मेन मसले जो है चलते जो है हमारा काम जो है वक्त प्रॉपर्टी बचाने का है, उसमें लिए महाराष्ट्र सरकार ने जो है कि एक ये निकाली है, जीआर बनाने वाले हैं और जीआर बनाने के बहुत सारे वक्त प्रॉपर्टी का उन्होंने जो इनामी जमीन खत्म कर दे के वो कब्जे में लेने के लिए उनका प्लान चल रहा है. उसके लिए जो है मैंने जो है हम आक्षेप लिए हैं, आक्षेप लेके गवर्नमेंट को भेजे हैं. उसका ये आज ही उसका मेरा आक्षेप का लेटर भी मिल गया है, जो हमारा आक्षेप दाखिल हो गया ये सब. तो हमारे जो है मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, उसके लिए जो मैं आक्षेप लिया हूँ वो शॉर्ट में और लोगों को भी मालूम होना. कल अल्लाह के फजल से हम रहे नहीं रहे, लेकिन लोग जो है हमारे लोग ये सवाल को और इसके लिए लड़ना चाहिए, इसलिए ये करते. जेव्हा राज्य सरकारने केंद्र सरकार राज्यातील देवस्थानाच्या इनामी जमिनी काढून कब्जेदार आणि राज्य सरकार केंद्र सरकार आपल्या ताब्यात घेण्यासाठी नवीन नियम जीआर काढलेला आहे, तेव्हा मुस्लिम समाज आणि हिंदू समाजातील देवस्थानाचे इनामी जमीन वाचवण्यासाठी सरकार विरोधात लोकशाही मार्गाने आम्ही लढलेला आहे. कोर्टात सुद्धा आम्ही याचे दावे दाखल केलेले आहेत. हे काम चालू आहे आणि मग पुढे सुद्धा चालू राहील. महाराष्ट्रातील मुस्लिम आणि हिंदू देवस्थानच्या इनामी जमिनी हडप करण्यासाठी आमची आणखीन एक सरकारने नवीन शक्कल काढून देवस्थानच्या इनामी जमिनीची विल्हेवाट लावण्याकरिता महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन अधिनियम 2026 हे प्रारूप तयार केलेला आहे. या प्रारूप अधिनियमानुसार देवस्थानाचे नागरिक यांच्याकडून सूचना हरकती मागविण्यात येत आहेत. त्यानुसार आम्ही हे आम्ही आक्षेप घेतलेला आहे. मराठवाड्यातील हिंदू आणि मुस्लिम दोघांचे जे इनामी जमिनी दिलेले आहेत त्याला हैदराबाद अतियात इन्क्वायरीज अधिनियम 1952 लागू होत असल्यामुळे मराठवाड्यातील 1 फूट जागा सुद्धा आम्ही सरकारला घेऊ देणार नाही. आणि परवा माननीय सर्वोच्च न्यायालयाचा एक प्रकरणामध्ये न्यायालय वक्फ अधिनियम 1995च्या कायद्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्ये केस चालली. या केसमध्ये वक्फ प्रॉपर्टी जे आहे मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान याची जे वक्फ प्रॉपर्टी आहे ते शेवटपर्यंत वक्फ प्रॉपर्टी राहील अशा प्रकारचं एक सुप्रीम कोर्टाने जे आहे जजमेंट दिलेलं आहे. ते जजमेंट आणि हैदराबाद अतियात इन्क्वायरीज ऍक्ट हे दोन्ही जजमेंटमुळे हे देवस्थानची मराठवाड्यातील ही जमीन सरकार घेऊ शकत नाही, त्यांना घ्यायचा अधिकार नाही. त्यांनी घेतले तर आम्ही योग्य ती कायदेशीर आमची लढाई सुरू आहे आणि चालू आहे. त्याच्यामध्ये आता निजाम सरकारच्या हद्दीतील सरकारमध्ये मुस्लिम समाजात दरगाह, कब्रस्तान, ईदगाह इनामी जमिनी दिलेल्या आहेत. त्यांनी हिंदू आणि मुसलमान हे दोन्ही समाजासाठी दिलेले आहेत. निजाम सरकारने हिंदू मुस्लिम अशी भेदभाव किंवा जातीवाद केलेला नाही आणि दोन्ही समाजाला हे दिलेले आहेत. आपल्या मराठवाड्यामध्ये हे मुस्लिम आणि हिंदू देवस्थानचे जे जमिनी आहेत ते 58,000 एकर इतकी जमीन मराठवाड्यामध्ये आहे देवस्थानची. आणि जे तुळजापूरचे जे देवी आहे त्यांना सुद्धा त्यांनी जमीन दिलेली आहे. त्याला जवळपास 20 ते 25,000 एकर जमीन देण्यात आलेली आहेत. हे जे आहे जे मुस्लिम राज्यकर्ते त्यांनीच दिलेले आहे. आपल्या औरंगाबाद शहरामध्ये औरंगपूर मोहल्ल्यामध्ये हिंदू आणि मुस्लिम बांधवासारखे राहतात. त्या ठिकाणी या मोहल्ल्यामध्ये औरंगजेब यांनी हिंदू समाजासाठी इनामी जमीन दिलेली आहे. त्या ठिकाणच्या लोकांकडे त्यांच्याकडे ताम्रपट हे आहेत त्यांच्याकडे, ते सुद्धा काही लोक दाखवतील. मागे आम्हाला दाखवले होते, आम्ही पाहिलेले आहेत, आम्हाला हे माहिती आहे. आणि हे भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर
स्वतंत्र काळात मराठवाडा भारताने जिंकलेला नाही. भारत सरकार आणि निजाम सरकार हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आमच्या लोकांना हे माहिती पाहिजे. यासाठी पुढे आम्ही कार्यक्रम घेणार आहोत, ते आमचं ठरलेलं आहे. तर हे मराठवाडा जे आहे, आपला मराठवाडा भारत देशामध्ये विलीन झालेला आहे. कोणी क्रांती करून किंवा अनेक संघटना म्हणतात की मराठवाडा आम्ही निजाम सरकारच्या हातातून मुक्ती केलं, ते मुक्ती काही झालेलं नाही. हे जे मराठवाडा आहे, स्वतः निजाम सरकार आणि भारत सरकारमध्ये करार जाऊन विलीन झालेला आहे. म्हणजे कोणी जिंकलेला किंवा हे नाही, हे असं कायदा आहे, सर्व त्याचे ऍक्ट हे वगैरे आहे. आता त्याचप्रमाणे मी थोडं शॉर्ट करून, कारण हे होईल की हमारा भारत देश आजाद होकर 77 साल हो गए. ये 77 साल में कितने हुकूमत आए और चले गए, सभी हुकूमत हमारे देश के संविधान और कानून कायदे के मुताबिक चलते आ रहे हैं. मैं और हमारा मुस्लिम समाज ही इस देश के संविधान को मानते हैं, इस देश के कायदे को मानते हैं, और आज भी हम इस संविधान और कायदे के मुताबिक ही हम चलते हैं. आज 77 साल के बाद देश के अंदर हमारे केंद्र सरकार में और राज्य सरकार में जो कुछ ये चल रहा है, महाराष्ट्र के अंदर कई सरकार आए और चले गए, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कई सरकार आए चले गए, लेकिन कोई भी सरकार महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे वक्फ की और हिंदू देवस्थान के जमीनों के ऊपर आज तक जो है मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान, अशुरखाना, ईदगाह, इमामबाड़ा, इसके ऊपर कोई भी लेने और कब्जे करने की कोई सरकार ने कोशिश नहीं की है. लेकिन ये सरकार जो है नवीन कायदे बनाना, कानून बनाना, कुछ भी बना के लोगों को मालूम नहीं रहता. अब हमारे जैसे मालूमात वाले आपको कई गिने चुने आदमी मिल जाएंगे, नहीं तो सबको मालूम नहीं है, दिशाभूल करते. इसमें काम कैसा करते, इसके बारे में मेरे बहुत सारे वो ये किए हुए हैं. आज यहाँ बोलने के लिए वो ये नहीं, असल मुद्दा तो ये हमको बताना है. तो ये जो है, ये जो कई को बना रही है, जमीन हड़प करने के लिए इनका नया तरीका बना रहे हैं. ये सिर्फ हमारे मुस्लिम समाज की ही जायदाद लेने के लिए, हड़प करने के लिए उम्मीद पोर्टल बनाया गया है. और इस उम्मीद पोर्टल के ऊपर बोले हैं कि हमारे जितने भी देश के अंदर संस्थाएं उस पर अपलोड करने को बोले. ये अपलोड होने के बाद में अब ये क्या किए है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में अपलोड हो गए हमारे, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जितने अपलोड हो गए उसमें से 31,000 जो वक्फ प्रॉपर्टीज हैं, वो वक्फ प्रॉपर्टी जो है वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बोल के वो डिक्लेयर करने वाले, उसके बारे में भी आगे आएगा. तो ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं बोलकर ऐसे जाहिर किए हैं. ये सरासर सरकार का ये जो फैसला है, ये गलत फैसला है, ये इनका फैसला है, कोई कायदे कानून का फैसला नहीं है. तो इसलिए क्या है, अब भारत देश की आजादी से लेकर आज तक जितने भी सरकार उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में आ गए, वो संविधान और कायदे के मुताबिक चले. ये संविधान और कायदा छोड़ के कुछ भी कायदा बना के हमारे जो वक्फ प्रॉपर्टी के लिए ये कानून बना के हड़प करने के लिए जो ये दोनों सरकार और जो कर रहे हैं, इसलिए महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जब तक कोई भी कोर्ट का जब तक आदेश नहीं हो जाएंगे, और ये कोर्ट के आदेश जब तक नहीं होंगे, जब तक हम देवस्थान की और वक्फ की जायदाद को दोनों सरकार को लेने नहीं देंगे. उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिमों को बहुत जुल्म हो रहा है, मुस्लिमों को मारा जा रहा है, मुस्लिम समाज के लोगों के ऊपर, घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, और मुस्लिम समाज के खिलाफ नाइंसाफी हो रही है. जो हमारे देश के अंदर जिस पिछले में जो बाबरी की मस्जिद का जो फैसला आया, ये भी एक हमारे समाज के लिए नाइंसाफी का फैसला आया, और एक अभी एक मस्जिद जामे मस्जिद का फैसला आया है, वो भी जो है मुस्लिम समाज के ऊपर नाइंसाफी है. ये दोनों जो फैसले हैं, ये कायदे कानून के हिसाब से नहीं होते हुए दोनों जो फैसले हुए वो आस्था के ऊपर फैसले हुए, और ये जो आस्था पे फैसले होने का, ये फैसलों की अहमियत और ये नहीं रहती है. और इसके ये सभी मुस्लिम समाज के ऊपर ये जो है नाइंसाफी हो रही. फिर भी हमको इस हमारे भारत देश के संविधान के ऊपर भरोसा है, और हमारे देश के कायदे कानून के ऊपर भरोसा है. इसलिए हम महाराष्ट्र सरकार और उत्तर प्रदेश के सरकार जो भी हमारे जो मस्जिद, दरगाह, कब्रस्तान के देवस्थान के जमीन जो लेना चाह रहे हैं, इसके खिलाफ हम जो है आखिर तक लड़ने वाले. और जो 31,000
जो उत्तर प्रदेश की भी जो ये लेना चाह रहे हैं उन्होंने, ये हम बिल्कुल नहीं ले देंगे। 31,000 नहीं, 31 इंच भी जगह हम उनको नहीं लेने देंगे। अगर वो लिए भी तो हम इसको कोर्ट से लड़ेंगे। जब तक कोर्ट के फैसले नहीं आएंगे, हम जब तक इनको हम नहीं लेने देंगे। चाहे इन्हों आज मैं सरकार के खिलाफ बोल रहा हूँ, इसलिए इन्हों क्या है मालूम है कि बहुत सारे लोगों के घर वगैरह गिराए, तो मेरा भी घर गिरा सकते हैं। ऐलान बिल्कुल, तुम अगर गिराना है तो बिल्कुल हमारे घर के ऊपर हम क्या है, आप लोग बुलडोजर चला सकते हैं। और मेरा जो है, मेरा एड्रेस भी देता हूँ। मैं औरंगाबाद में, मेरे को काम के लिए बुलाए, मैं औरंगाबाद का रहने वाला नहीं हूँ। मैं लातूर जिले का हूँ, लातूर जिले में नीलंगे का हूँ। नीलंगे के पुलिस थाने के बाजू में मेरा घर है। अगर वो सरकार गिराना चाहती है तो बिल्कुल ला के हमारा बुलडोजर गिराओ, लेकिन हम ये हमारे वक्त के प्रॉपर्टी इसके लिए जो है हम इसको लड़ते रहेंगे, आखिर तक लड़ेंगे। हमारा जान माल ये वो सब अल्लाह के फजल से हम इसमें सब लगा देंगे। कोई हमारे को इसकी ये नहीं है, परवाह नहीं है। हम इसके लिए हम लड़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तो क्योंकि जो अनुदान था वो शेतकरियों को नहीं देके पूरे इसके लोग जो है शासकीय कर्मचारी अनुदान खाए। हमारा बार बोलना है कि वो अनुदान उनके पास से निकालना और पूरे जितने लोग हैं पूरों को सस्पेंड करना। उसमें बहुत लोगों को सस्पेंड करें बार बार हम लड़ने के वजह से, लेकिन जितने पूरों को सस्पेंड करो, पूरों के पास से पैसे लो, वो अनुदान उधर उनको, वो जो शेतकरी है उनके ऊपर उनको अनुदान देना। बस अब कुछ सर, अभी आपको मुस्लिम उम्मीदवार उल्टे उतारा है, तो कहने के जैसा आपकी मांग है कि मुसलमान उम्मीदवार होना, उन्होंने मुसलमान उम्मीदवार दिए, उसके बारे में आप क्या बोलें? आपका बोलना सही है। मैं समाजवादी विचारसरणी और हम समाजवादी विचारसरणी की तरफ से चल रहे हैं। तो समाजवादी विचारसरणी के रहने के लिए हमारे महाराष्ट्र के अंदर एक पर्याय तैयार किया हुआ है, जो पर्याय कांग्रेस, शरद पवार, राष्ट्रवादी और उद्धव सेना, ये तीनों की जो है युति है। तो उसके मुताबिक वो हमारा जो है, उसका जो उम्मीदवार है औरंगाबाद शहर में, हमारा उसको पाठिंबा है। तो इमाम में आप क्या खराबी पाते हैं? हम खराबी नहीं, वो हमारे विचार सरणी नहीं है, वो उनके जगह काम करना चाहिए। हमारा बोलना ऐसा नहीं है कि वो उनका पक्ष के काम चल रहे। कैंडिडेट है वो उद्धव सेना का हमारा कैंडिडेट है। हम ये बोलेंगे कि उद्धव सेना के कैंडिडेट को उम्मीदवार दे।